बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 232 मुलाहिज़ा फरमाएं। उड़ते हुए गाले समटते गए, आपस में जुड़ते गए। वो मंदिर बहुत ही दिल फरेब था जब उन बर्फपोश रुई के गालों ने समटकर एक एवले की सूरत इख्तियार कर ली थी। वो नीलगिरी थी जो बर्फपोश चोटी पर वालियाना अंदाज में रक्स कर रही थी। मुझे उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसके होंठों पर बड़ी मलकूती मुस्कुराहट थी। ये दिलचस्प मंजर काफी देर तक मेरी नजरों के सामने रहा और फिर बर्फ के वो गाले फजा में बिखरते गए। नीलगिरी का हिवला भी निगाहों से ओझल हो गया। अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए अजनबी। शोबान की आवाज सुनकर मैं उस तरफ मुड़ गया। वो अकेला ही था। मैं इधर उधर देखने लगा। काशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। काशी कहाँ गई? मैंने पूछा। आओ अब चलें। शोबान ने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। ये मेरी बात का जवाब नहीं था, लेकिन मुझे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। वो जिस तरह नायत पुरस्रार तौर पर यहाँ आई थी उसी तरह वापस चली गई थी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने शोबान का हाथ पकड़ लिया और हमारी वापसी का सफर शुरू हो गया। शाम का अंधेरा फैलने से पहले हम उस जगह पहुंच गए जहां खच्चर छोड़े थे। वो खच्चर बड़े नस्तालीक साबित हुए थे और अब भी उसी जगह के आसपास चल रहे थे। रात उस जगह गुजारने के बाद हम सुबह सवेरे ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वापसी का सफर ज्यादा दुश्वार साबित नहीं हुआ। शोबान हस्बे मामूल मेरी रहनुमाई कर रहा था। उसका खच्चर मुझसे चंद गज आगे था। मैं किसी वक्त बराबर पहुंचकर उससे कोई बात करने की कोशिश करता तो मामूल के मुताबिक वो वहां से आगे ना बढ़ता। दूसरे दिन शाम के वक्त हम उस वादी में पहुंच गए जहां भेड़ियों के गोल ने मुझ पर हमला किया था। मेरा खच्चर भी बड़े इत्मीनान से चल रहा था और मैं इधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि कहीं फिर किसी तरफ से गोल बियाबानी नमूदार होकर हम पर हमला ना कर दे। लेकिन मेरे ये खदशात बेबुनियाद निकले। वो एक ताबूती चक्कर था जो खत्म हो चुका था और अब इस किस्म का कोई खतरा नहीं था। एक मौके पर मैं और शोबान साथ साथ चल रहे थे। मैं अब भी इधर उधर देख रहा था। अचानक ही सामने भेड़ियों का एक गोल नजर आया। वो तादाद में 10-12 थे और एक ही जगह पर जमा थे। मैंने बेइख्तियार अपना खच्चर रोक लिया। चले आओ अजनबी। शोबान ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। इनसे हमें कोई खतरा नहीं, बल्कि एक दिलचस्प मंजिर तुम्हारी नजरों का मुंतजिर है। मैंने खच्चर को आगे बढ़ा दिया। भेड़ियों के उस गोल और हमारे दरमियान तकरीबन 200 गज का फासला था और जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे वो मंजिर वाजे होता जा रहा था। वहां कोई लाश पड़ी थी जिसे ये भेड़िए नोच रहे थे। भेड़िए मुंह उठा उठा कर हमारी तरफ देख रहे थे और हम जैसे जैसे करीब पहुंच रहे थे वो भेड़िए एक एक करके वहां से हटते जा रहे थे। और जब हम करीब पहुंचे तो वो मंजर वाकई बड़ा खौफनाक था। वो एक नहीं 3 लाशें थी, इंसानी लाशें जो एक दूसरे से कुछ फासले पर पड़ी थी। 2 लाशें मर्दों की थी और एक किसी औरत की। मेरे ख्याल तो उन्हें भेड़ियों के शिकार हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। अगर ये बेशतर हिस्सों का गोश्त खाया जा चुका था, ताम चेहरे अभी तक इस काबिल थे कि उन्हें शनाख्त किया जा सकता था। उनमें एक शहवाग था। दूसरे आदमी का चेहरा भी मेरे लिए अजनबी नहीं था। उसे मैंने बस्ती में देखा था लेकिन उसका नाम मालूम नहीं था। और वो औरत, वो तो मुझसे पंजा भी लड़ा चुकी थी। उस शाम बस्ती के चौक में मुझसे कई औरतों ने पंजा लड़ाया था और ये औरत सबसे ज्यादा जानदार साबित हुई थी। और ये वही औरत थी जिसने अपने शबाब की झलक दिखलाकर मेरा हाथ जमीन से लगाने की कोशिश की थी। ये सब बदी के नुमाइंदे थे। इन्होंने सच्चाई और सादगी का रास्ता छोड़कर शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। इनका अंजाम देखकर मैं कांप उठा। आसपास की फजा में शदीद ताफुन फैला हुआ था। इधर उधर बिखरे हुए भेड़िए आसमान की तरफ मुंह उठाकर रो रहे थे। कुछ भेड़िए हमारी तरफ भी देख रहे थे जैसे हमें वहां से चले जाने को कह रहे हो। मैंने शोबान की तरफ देखा। उसका खच्चर मुझसे कई गज आगे जा चुका था। मैंने भी अपने खच्चर को हाँक दिया। खच्चर की नंगी पीठ पर सफर मेरी जिंदगी का सबसे अजियतनाक तजर्बा था। 2 दिन पहले सफर में गुजरे थे और आज भी दूसरे दिन की शाम थी। शाम का अंधेरा फैलने के बाद थोड़ी देर के लिए एक जगह पड़ाव डाल दिया गया। उसके बाद रात भर सफर जारी रहा। सुबह की रोशनी फैलने से पहले हम एक बार फिर रुक गए। मैं खच्चर से उतरकर नदी के किनारे पर आ गया। जी भर के पानी पिया और घास पर लेट गया। सुबह का मदम सा उजाला फैलने लगा तो मैं उठकर इधर उधर देखने लगा। अब वो जगह मेरी समझ में आ गई थी। मेरे बाईं तरफ तकरीबन 200 गज के फासले पर वो काली चट्टान थी जहां नीलगिरी के मिशन पर रवानगी से पहले शोबान से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं उठकर टहलने वाले अंदाज में चलता हुआ काली चट्टान की तरफ आ गया। शोबान भी मेरे साथ उस तरफ आ गया था। चट्टान के दामन में बहुत गहरा खड़ था। मैंने उस खड़ में झांक कर देखा तो काम कर रह गया। वो खड़ बहुत लंबा चौड़ा था और हजारों फुट की गहराई तक चला गया था और उसमें लाखों की तादाद में हड्डियां बिखरी हुई थी, इंसानी हड्डियां। कई साबित ढांचे भी नजर आ रहे थे। ये बस्ती का कब्रिस्तान है। शोबान की आवाज मेरी समा से टकराई। वो कह रहा था, बस्ती का कोई फर्द जब मर जाता है तो उसकी लाश मीठे मशरूब में नहलाकर इस खड़ में लुढ़का दी जाती है। लाश पर मौजूद मिठास की वजह से चींटियां और दूसरे कीड़े मकोड़े इस तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। बस्ती वालों को अकीदा है कि कीड़े मकोड़े जितनी जल्दी शरीर को खाएंगे उसकी रूह उतनी जल्द आलम बाला में वाक़ई शांति नगर में दाखिल हो जाएगी। आलम बाला का तस्वुर दुनिया की कदीम कौमों में भी था और ये लोग भी उसे मानते थे। हड्डियों की ये कब्रिस्तान देखकर मुझे पारसियों का अकीदा याद आ गया।
पारसियों का अपने मरने वालों को ठिकाने लगाने का तरीका भी कुछ ऐसा ही था। उनका कोई बाकायदा कब्रिस्तान नहीं होता। जमीन से कई फुट ऊपर तक दीवारें खड़ी करके कुआं सा बना दिया जाता है, जिस पर आहिनी सलाखों की छत डाल दी जाती है। उसे वो दखमा या सकूतगाह का नाम देते हैं। मुर्दे को नहला धुला कर सलाखों वाले जंगले पर रख दिया जाता है। मुर्दारखोर परिंदे लाश का गोश्त खा जाते हैं और मुर्दे की हड्डियां नीचे गिर जाती हैं। मरने वाले अपने किसी अजीज को सफरे आखिरत पर रवाना करने का यह तरीका अगरचे नहायत जालिमाना है, लेकिन बहरहाल यह इनका मजहबी अकीदा है। अपने मर्दों को ठिकाने लगाने का यही एक तिलकू कबीले वालों ने भी अपना रखा था। वो अपने मर्दों को इस गड्ढे में डालकर चले जाते थे। चींटियां, कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर उसका गोश्त नोच कर खाते रहते थे और हड्डियां बाकी रह जाती थी। इस गड्ढे से शदीद किस्म की बू आ रही थी। यह गनीमत था कि हवा का रुख मुखालिफ समत में था। मैं ज्यादा देर वहां खड़ा नहीं रह सका और दोबारा नदी के किनारे पर आकर बैठ गया। दिन की रोशनी अब वाज़ेह होती जा रही थी। सोबान भी मुझसे कुछ फासले पर बैठा हुआ था। उसने झुककर चुल्लू से चंद घूंट पानी पिया और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक नत ने फुला पिचका कर फजा में कुछ सूंघता रहा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अब चलो अजनबी, वो सब लोग वहां से जा चुके हैं। कौन से लोग कहां से जा चुके हैं? मैंने उलझी हुई नजरों से सोबान को देखा, लेकिन वो मेरी किसी बात का जवाब देने की बजाय उछलकर खच्चर पर बैठ गया। मैं भी अपने खच्चर पर सवार हो गया। अब हमारी मंजिल सिर्फ 2 कोस के फासले पर रह गई थी। तिलकू कबीले की वो बस्ती जहां शोभा और तनु मेरी मुंतजिर थी। पता नहीं मारता भी वहां मौजूद थी या जा चुकी थी। मंजिल की गुर्बत के एहसास से मुझ पर थकन सी सवार होने लगी। ये इंसानी फितरत है, जब मंजिल दूर होती है तो चलते रहने का हौसला बरकरार रहता है, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती है ये हौसला भी दम तोड़ने लगता है और दिल चाहने लगता है कि पर लग जाए और इंसान उड़कर मंजिल पर पहुंच जाए। मैं भी इस वक्त ऐसी ही कैफियत में मुब्तला था। मेरा भी दिल चाह रहा था कि उड़कर वहां पहुंच जाऊं और गहरी नींद सो जाऊं। सोबान का खच्चर मुझे तकरीबन 10 गज आगे था। उसका रुख बस्ती की तरफ नहीं था। लगता था जैसे वो बस्ती के बाहर ही बाहर पहलू से गुजरकर झील की तरफ जाना चाहता था। उस तरफ झील के किनारे पर दूर तक शाह बलूत के दरख्त थे। हम बस्ती से तकरीबन 100 गज के फासले से गुजरते हुए झील के किनारे दरख्तों में पहुंच गए। गुजरते हुए मैं बार बार बस्ती की तरफ देखता रहा। बाल झोंपड़ों के दरवाजे भी नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे उस तरफ किसी जीरू का नामो निशान तक दिखाई न दिया। अगरचे ये बहुत गैर फितरी सी बात थी कि बस्ती के किसी फर्द ने अपने झोंपड़े से निकलकर हमारी तरफ देखा तक नहीं था। हालांकि हमारी आमद पर तो बस्ती में शोर मच जाना चाहिए था, लेकिन वहां सन्नाटा था, गंभीर सन्नाटा। इस बस्ती से जिंदगी का नामो निशान तक मिट गया था। बस्ती बिल्कुल सुनसान थी। मैं खच्चर से उतरकर दरख्तों में चलता हुआ झील के किनारे पर आ गया। सोबान मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। दाईं तरफ तकरीबन 50 गज के फासले पर एक बड़ी सी कश्ती नजर आ रही थी, जिसकी रस्सी किनारे की झाड़ियों से बंधी हुई थी। मैं सोबान के पीछे पीछे उस तरफ चलने लगा। हम जैसी कश्ती के करीब पहुंचे, न जाने कहां से 2 जवान लड़कियां नमूदार होकर हमारे सामने आ गई। उनके जिस्म पर वही लिबास था, या की खाल का मुख्तसर सा टुकड़ा सीने को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था और ज़रीई हिस्से पर मुख्तसर सा चमड़े का लिबास। उन दोनों लड़कियों के होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। सोबान के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और मुझे भी बारी बारी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराना पड़ा। सोबान ने अपना हाथ एक लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कश्ती पर सवार कराने लगी। सोबान ने खतरनाक तरीन पहाड़ी रास्तों पर मेरी रहनुमाई की थी और कश्ती पर सवार होने के लिए वो दूसरों का मोहताज था। दूसरी लड़की ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। मैंने उसकी मुस्कुराहट का जवाब तो मुस्कुराहट से जरूर दिया, लेकिन उसका सहारा लेने की बजाय खुद ही कश्ती पर सवार हो गया। तब ये बात मेरी समझ में ना आ सकी कि बस्ती के लोग कहाँ गायब हो गए थे और ये खूबसूरत लड़कियां हमें कश्ती में सवार करा के कहां लेके जा रही थी। सोबान जिस तरह बस्ती से पहलू बचाकर सीधा इस जगह आया था जहां ये कश्ती हमारी मुंतजिर थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि हमें कहीं और जाना है। गोया उसे पहले से प्रोग्राम का इल्म था, लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि वो पहले से कैसे जानता था। कश्ती काफी कुशादा थी। आमने सामने 2 सीटें थी और हर सीट पर 3 आदमी आसानी से बैठ सकते थे। मैं और सोबान एक सीट पर बैठ गए। वो दोनों लड़कियां कश्ती को धकेल कर गहरे पानी में ले आई और उछलकर कश्ती पर सवार हो गई। दोनों ने हमारी सामने वाली सीट पर बैठकर चप्पू संभाल लिए। उन्हें इस तरह अपने सामने बैठे देखकर मेरा दिल उछलकर खल्क में आ गया। कनपटियां सुलग उठी और सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसी वक्त सूरज तलू हो गया। झील के पानी में जैसे आग सी लग गई। झील के पुरसुकून पानी पर मचलती हुई धूप की सुनहरी किरणों को देखकर लगता था जैसे अलाव दहक रहे हों। कश्ती का रुख जजीरे की तरफ था और मुझे हैरत भी हुई कि हम इस वीरान जजीरे पर क्यों जा रहे हैं। 2 लड़कियों से बहुत कुछ पूछना चाहता था, बस्ती के बारे में, बस्ती के लोगों के बारे में, शोभा, तनूर, मार्था के बारे में, मगर वो दोनों लड़कियां मेरे सामने जिस पोजीशन में बैठी थी उन्हें देखकर मेरा पीता भी पानी हो रहा था। मैंने आंखें बंद कर लेने ही में आप ये समझी। 1 घंटा गुजर गया। मैं आंखें बंद किए बैठा रहा और कश्ती झील की पुरसुकून सतह पर बहती रही। चप्पियों की शराब की आवाजें मुसलसल मेरी समाज से टकराती रही। शोर की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। वो मंदिर मेरे लिए वाकई दिलचस्प था। हमारी कश्ती जजीरे के करीब पहुंच गई थी।
साहिल पर सैकड़ों लोग खड़े खुशी से चीख रहे थे। कश्ती का रुख चट्टान को तराश कर बनाए गए उस घाट की तरफ था जहां हुजूम में सबसे आगे इस कबीले की सरदार काशी खड़ी थी। उसके साथ धनु, शोभा और मार्था खड़ी थी। उनके पीछे सैकड़ों नंग धड़ंग औरतें, मर्द और बच्चे भी मौजूद थे। बाद में पता चला कि ये सब लोग मेरे इस्तकबाल को आए थे। 2 दिन पहले काशी ने कबीले के लोगों को बताया कि मैंने उस राक्षस को जलाकर भूसम कर डाला है जो एक खतरनाक जाप के जरिए नीलगिरी को अपने कब्जे में करना चाहता था। कोई सार की मलका नीलगिरी अब आजाद थी, उसे अब सदियों तक कोई खतरा नहीं था। काशी ने उन पर इसरार शैतानी कूतों से जंग का सारा क्रेडिट मुझे दिया था। हालांकि अगर खुद काशी और सोवान मेरी मदद ना करते तो मुझे गौतम बुश और उसकी पुरस्रार कुव्वतों पर इतनी आसानी से फतह हासिल ना होती। इस पुरस्रार जंग में मेरी कामयाबी की खुशी में काशी ने 3 दिन तक का जश्न का ऐलान कर दिया और जश्न मनाने के लिए इस जजीरे का इंतखाब किया गया था। कबीले की सारी आबादी इस वैरान जजीरे पर मुंतकिल हो गई थी, लेकिन अब यहाँ वैरानी नहीं रही थी। हर तरफ जिंदगी भरपूर अंदाज में नजर आ रही थी। मुझे जलूस की शक्ल में इस हवेली में ले आया गया जहाँ से मैं धनु को छुड़ा कर ले गया था। यह हवेली उस वक्त वैरान थी, आसेब का बसेरा लगती थी, लेकिन अब यहाँ जिंदगी से भरपूर कह के गूंज रहे थे। हर तरफ खुशियां लौट रही थी। धनु, शोभा और मार्था भी मेरे साथ थी। इन तीनों के साथ भी खुसूसी मेहमानों का सा सलूक किया जा रहा था। मेरी और सोबान की आमद के साथ ही जश्न शुरू हो गया। जजीरे पर जगह जगह खेल तमाशे हो रहे थे, करतब दिखाए जा रहे थे, कई पंजे लड़ाए जा रहे थे और कई दूसरे तरीकों से जोर आजमाई के मुकाबले हो रहे थे। मर्द औरत की कोई तखसीस नहीं थी, कोई भी इन मुकाबलों में हिस्सा ले सकता था। हर गुरु की ख्वाहिश थी कि मैं और काशी दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ उनके अरीना यानी अखाड़े को रौनक बख्शें। हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर जगह रुकते और मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई करते रहे। कई जगह मुझे भी पंजा आजमाई के मुकाबलों में हिस्सा लेना पड़ा। जजीरे पर बड़ी रौनक थी, हर तरफ दिलचस्प खेल तमाशे हो रहे थे। कोई तने हुए रस्ते पर चल रहा था, कोई मुंह से आग के गोले निकाल कर दूसरों को हैरान कर रहा था और कोई बाजीगरी दिखा रहा था। एक अधीर उम्र औरत को मैंने कांटों की सेज पर लेटे हुए देखा। वो लकड़ी का एक तख्त था जिस पर लातादाद कीलें ठुकी हुई थी। उनकी नोकें ऊपर की तरफ थी और वो औरत नोकदार कीलों के बिस्तर पर इस तरह लेटी हुई थी जैसे फूलों की सेज पर दराज हो। एक तरफ उससे भी ज्यादा दिलचस्प खेल देखने में आ रहा था। लकड़ी का एक चौड़ा तख्ता सीधा खड़ा था। एक जवान और खूबसूरत लड़की उस तख्ते के साथ इस तरह चिपकी खड़ी थी कि उसके दोनों बाजू जरा से तिरछे दाएं बाएं तख्ते पर फैले हुए थे। सामने तकरीबन 15 फुट के फासले पर एक आदमी आंखों पर स्याह पट्टी बांधे खड़ा था। उसके करीब ही एक और लड़की खड़ी थी जिसके हाथों में पकड़े हुए तश्त में तेजधार खंजर रखे हुए थे। वो शख्स एक एक खंजर उठाता, तख्ते के साथ खड़ी हुई लड़की की तरफ निशाना बांधता और खंजर उसके हाथ से निकलकर लड़की के बदन से 1 इंच के फासले पर तख्ते में महफूज हो जाता। इस तरह खंजर लड़की के चारों तरफ तख्ते में महफूज होते गए। आखिरी खंजर तख्ते पर लगने के बाद उस शख्स ने आंखों से पट्टी खोल दी। लड़की भी तख्ते से हटकर उसके करीब आ गई और वो दोनों एक हाथ उठाकर दाद तलब नजरों से लोगों की तरफ देखने लगे। ये खेल तमाशे दिन भर जारी रहे। शाम का अंधेरा फैलने के बाद एक जगह पर आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन कर दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर लंगर का एहतमाम भी था। लोग जैसे जैसे खाना खाते जाते अलाव के गिर्द जमा हो जाते। हमने खाना हवेली में खाया। हवेली भी खूब सजी हुई थी, जगह जगह मशलें रोशन थी। बाहर का मौसम अगरचे नहायत खुशगवार था और हल्की सी खून की भी हो गई, लेकिन हवेली के अंदर लातादाद मशलों की वजह से कुछ हिद्दत सी हो गई थी। जब हम हवेली से निकलकर अलाव के पास पहुंची तो वहां खेल शुरू हो चुका था। लगता था जैसे कबीले की पूरी आबादी इस जगह जमा हो गई हो। अलाव के गिर्द बहुत बड़ा दायरा था और इस दायरे के वस में 3 लड़कियां रक्स कर रही थी। 2-3 आदमी ढोल बजा रहे थे। रक्स के मुजाहरे जारी थे। मुख्तलिफ लड़कियां आती, अपने फन का मुजाहरा करती और फिर उनकी जगह दूसरी लड़कियां आ जाती और मिलाकर वो लम्हा भी आ गया जिसका लोगों को इंतजार था। काशी अपनी जगह से उठकर मैदान में आ गई। आज उसके जिस्म पर लिबास भी मुख्तलिफ था। बारीक लिबास में उसका बदन झलक रहा था। उसने ढोल की थाप पर रक्स शुरू किया तो सन्नाटा सा छा गया। ढोल की थाप के सिवा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हर शख्स की नजरें काशी पर मरकूज थी। रक्स में लम्हा बलम्हा तेजी आती जा रही थी। अचानक मैं अपनी जगह पर उछल पड़ा। एक और लड़की हमारे करीब से उठकर काशी के साथ रक्स में शरीक हो गई और वो कोई कबायली लड़की नहीं थी, वो अपनी धनु थी। धनु को मैंने बुंदेल कुंड वाली इबादतगाह के करीब दरिया के किनारे पर रक्स करते देखा था और अब उसे काशी के साथ रक्स करते हुए देख रहा था। ये कबायली रक्स बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन लगता था जैसे धनु ने भी इसमें महारत हासिल कर रखी हो। काशी और धनु एक दूसरे के मुकाबले पर थी। दोनों के होंठों पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी। इनके रक्स में तेजी आती जा रही थी। बड़ा हिजान खेज रक्स था जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा और जब रक्स खत्म हुआ तो फजा लोगों के शोर से गूंज उठी। मुझे तो धनु पर हैरत थी। काशी के सामने उसने एक लम्हे को भी अपने आप को अनाड़ी साबित नहीं होने दिया था। रात के आखिरी पहर उस रोज की तकरीबात खत्म हो गई। हमारी राइश के लिए भी हवेली में ही बंदोबस्त कर दिया गया। अगरचे हवेली में कई कमरे थे, लेकिन मैंने धनु और शोभा के साथ एक ही कमरे में रहने को तरजीह दी थी और जाहिर है मार्था भी हमारे साथ ही थी। कमरे में आकर हम तो अपनी अपनी जगह पर ढेर हो गए और मार्था अपनी डायरी लेकर बैठ गई। जश्न के ये हंगामे 3 दिन तक जारी रहे। कबीले वालों ने बड़े जोश व खरोश का मुजाहरा किया था।
उसकी वजह शायद ये थी कि कबीलों की जिंदगी में ऐसे मौके कभी कभारी आते थे और इस जश्न को तो नीलगिरी की आज़ादी का जश्न का नाम दिया गया था। ये जजीरा निस सदी से ज्यादा अरसे से वीरान पड़ा था। इस कबीले के लोग अगरचे तुहम परस्ती का शिकार थे, लेकिन ये इंकिशाफ होने के बाद कि शहबाग तनु को अगवा करके उस जजीरे पर ले गया था और शहबाग और उसके चंद साथियों ने जजीरे को अपनी बदमाशियों का अड्डा बनाया हुआ था। उनके दिलों से आसिफ का खौफ निकल गया था और उन्होंने जजीरे को फिर से आबाद करने का इरादा कर लिया था। काशी ने भी अब जजीरे पर वाक़ई हवेली ही में रहने का फैसला कर लिया। मेरा काम खत्म हो चुका था और अब मैं जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत हो जाना चाहता था, लेकिन काशी और कबीले के लोग बसीद थे कि हम चंद रोज मजीद यहाँ रहें। लेकिन बिलाकर हम वहाँ से रुखसत होने के लिए तैयार हो गए। वो कई कश्तियाँ थी जिन पर कबीले के बहुत से लोग सवार थे। जिस बड़ी कश्ती पर मैं था उसमें तनु, शोभा, मार्था और काशी भी थी। कश्ती में सवार लोग ऊंची आवाज में अलविदाई गीत गा रहे थे। मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि जजीरे पर आने के बाद से मैंने सोबान को नहीं देखा था। वो किसी तकरीब में भी नजर नहीं आया था। मैंने एक आध मरतबा काशी से उसके बारे में पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो टाल गई और मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं यहाँ से रुखसत होते हुए उससे नहीं मिल सका। कश्तियों का रुख कबीले की बस्ती की तरफ नहीं, झील के दूसरे किनारे की तरफ था। बहुत बड़ी झील थी। कश्तियों की रफ्तार अगरचे खासी तेज थी, लेकिन इस किनारे तक पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लग गए थे। झील के उस किनारे पर दूर तक घना जंगल था। कश्तियों से उतरकर हम जंगल में पैदल चलने लगे। छोटी छोटी पहाड़ियां थी जो कदे आदम झाड़ियों और दरख्तों से लदी हुई थी। हम जैसे एक पहाड़ी के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ पहुंचे, मैं ठिठक कर रुक गया। सामने दरख्तों के झुंड में एक चश्मा था। उससे चंद गज के फासले पर 5 खच्चर घास चर रहे थे और चश्मे के करीब एक पत्थर पर जो शख्स बैठा हुआ था उसे देखकर मैं उछल पड़ा। वो सोबान था। मैं दौड़कर आगे बढ़ा तो सोबान ने भी उठकर बाहें फैला दी। मैं वालियाना अंदाज में उससे लिपट गया। सोबान ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया तो न जाने क्यों मेरा दिल भर आया। मुझे आंखों से महरूम उस शख्स पर तरस भी आया और बेहद प्यार भी। कुदरत ने उसे बेपनाह सलाहियतें बख्शी थी, लेकिन वो इस दुनिया की रंगीनियां देखने से महरूम था। हम तकरीबन 1 घंटा वहां ठहरे रहे। काशी ने हम सबको गले लगाया। मुझे लिपटकर उसने मेरी पेशानी पर बोसा दिया तो एक लम्हे को मुझे यूं लगा जैसे वो नीलगिरी के होंठों का लम्स हो। हमारे साथ आने वालों में ज्यादा तादाद औरतों की थी। उनके सुरीले नगमों की आवाज फजा में रस घोलती हुई महसूस हो रही थी। हम लोग खच्चरों पर सवार हो गए। सोबान का खच्चर आगे था। हम बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे। काशी और कबीले के दूसरे लोग एक ऊंची जगह पर खड़े अलविदाई अंदाज में हाथ हिला रहे थे। हमारे दरमियान फासला बढ़ता गया और बिलाकर वो लोग हमारी नजरों से ओझल हो गए। मार्थ और शुभा सोबान के हवाले से परेशान थी। उनका ख्याल था कि आंखों से महरूम ये शख्स कहीं हमें मौत के मुंह में ना धकेल दे, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कोई खदशा नहीं था। और जब मैंने उन्हें सोबान की गैर मामूली सलाहियतों के बारे में बताया तो उन्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं आया था। लेकिन इस तवील सफर के दौरान में कुछ ऐसे वाकयात पेश आए कि वो खुद भी अंगश्त बदीनदां रह गईं। हमारा सफर भी जारी रहा। कभी फलकबूस पहाड़ हमारा रास्ता रोक लेते और कभी नशेब में मीलों दूर तक फैली हुई वादियां हमें दावत नजारा देने लगती। शाम से जरा पहले हम मुक्ति नाथ नामी एक बस्ती में पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बस्ती थी और यहाँ भी बुद्धा की एक बहुत बड़ी इबादतगाह थी, लेकिन इबादतगाहों से अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक इबादतगाही के चक्कर में कई रोज मेरी जिंदगी से निकल गए थे। बैसल रास्ते से हटकर कई रोज तक इस जमीले में पड़ा रहा था जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मुझे बहरहाल खुशी थी कि मेरी तपस्या रायगाह नहीं गई थी। मैं किसी के काम तो आया था। मुझे वो दिन याद था जब काठमांडू के रत्ना पार्क में क्रिस्टल के मुजस्मे के 2 टुकड़े मिले थे और ये तागूती चक्कर उसी लम्हे से शुरू हो गया था। उसी अगले रोज गौतम बूझ से आमना सामना हो गया था और उसने अपनी कुव्वतों की शोभने दिखाना शुरू कर दिए थे। अगर वो मेरे रास्ते में ना आता तो शायद मैं शोभा और तनु के साथ काठमांडू से जा चुका होता, लेकिन गौतम बूझ की इस पंगे बाजी से नीलगिरी की कहानी खुलकर सामने आ गई और मैंने वो काम कर डाला जो दुनिया को कोई और शख्स नहीं कर सकता था। हमारा ये मुख्तसर सा काफिला सोबान की रहनुमाई में बस्ती में दाखिल हो गया। ये बुद्धमत लोगों की बस्ती थी और सोबान इन लोगों के लिए अजनबी नहीं था। वो जिस तरफ से गुजरता लोग हाथ हिला हिलाकर उसका इस्तकबाल करते। सोबान के ऊँटों पर भी मुस्कुराहट आ जाती और जवाब में वो भी हाथ हिला देता। दरियाए थूम के करीब हिडन वैली की तरफ जाने वाली पुख्ता सड़क के किनारे पर बस्ती दूर तक फैली हुई थी। इसे एक कस्बा कहना ज्यादा मुनासिब होगा। बाज बाजारों की सड़कें भी पुख्ता थी। इन बाजारों को देखकर किसी बहुत कदीम बस्ती का तस्वुर ज़हन में उभरता था और मेरा ख्याल है ये भी कोई कदीम बस्ती ही थी, लेकिन इस पर जदीदियत की हल्की सी छाप भी नजर आ रही थी। कहवा खाने या चाय खाने बकसरत थे जिनमें बेज़े कुर्सियां दिखाई दे रही थी। शाम हो चुकी थी। दुकानों में लालटेनें पेट्रोमैक्स किस्म की बत्तियां रोशन थी। बाजारों में बड़ी रौनक थी। यहाँ ऐसे लोग भी नजर आ रहे थे जिन्होंने पूरे लिबास पहन रखे थे और ऐसे लोग भी दिखाई दिए जिनके लिबास तेलुगु कबीले के लोगों से ज्यादा मुख्तलिफ न थे। ये कस्बा चूंकि शायरा पर वाक़ था, इसलिए यहाँ हिडन वैली और मस्तान की तरफ जाने वाले गैर मुल्की सियाह यहीं से गुजरते थे। सियाहों की बाज़ पार्टियां तो महज सुस्ताने के लिए घंटे 2 घंटे यहाँ रुकती और बाज़ पार्टियां यहाँ रात भर के लिए रुक जाती। बस्ती के दुकानदारों को इन गैर मुल्की सियाहों की वजह से भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी।
इन इलाकों की तरफ आने वाले सियाह आमतौर पर ग्रुप्स की सूरत में सफर करते हैं। वो काठमांडू या किसी करीबी बड़े शहर से कोई कोस्टर बस किराए पर हासिल कर लेते हैं, जिससे उन्हें सफर में बड़ी सहूलत मिल जाती है। खच्चरों पर सफर करने वाले सियाह भी इस तरफ से गुजरते रहते हैं। कस्बे में कई रिहायशी होटल थे और सराय थी। गैर मुल्की सियाहों को देखकर होटलों के मालिक उनकी तरफ लपकते थे। उन्हें तरह तरह की तरगीबात दी जाती थी। जब हम कस्बे में दाखिल हुए तो कुछ लोग हमारी तरफ भी लपके, लेकिन सोबान को देखकर ऐसे लोगों के चेहरों पर मायूसी फैल गई। सोबान मुख्तलिफ बाजारों और गलियों में घूमता हुआ एक कुशादा गली में हवेली नुमा इमारत के फाटक के सामने रुक गया। फाटक के सामने एक दरबान बैठा हुआ था। वो सोबान को देखकर अंदर दौड़ गया। उसकी वापसी में 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। उसके साथ दरमियाने कद का एक भारी भरकम आदमी भी था, जिसने अफ्रीका के किसी कबायली जंगजू की तरह अपने जिस्म पर हथियार सजा रखे थे। उसका सर गंजा और कानों में बड़े बड़े बाले थे। वो लामसूम था, इस बस्ती का सरदार। उसने आगे बढ़कर बड़े एहतराम से सोबान को सहारा देकर खच्चर से उतारा, फिर हमारी तरफ बढ़ा, लेकिन हम खुद भी खच्चरों से उतर गए। लामसूम ने फाटक के अंदर की तरफ मुंह करके चीख कर कुछ कहा। 4-5 खादम दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। हमने खच्चर उनके हवाले कर दी और लामसूम के साथ हवेली के बरामदे की तरफ बढ़ गए। वो बहुत बड़ी हवेली थी, कई कमरे थे। हमें मरकजी हाल के कमरे में ले जाया गया, जहाँ फर्श पर या की खालें बिछी हुई थी और बैठने के लिए बड़ी बद्दी सी लेकिन आरामदेह बड़ी बड़ी कुर्सियां रखी हुई थी। हमें बड़े एहतराम से कुर्सियों पर बिठा दिया गया और फिर कुछ ही देर बाद मुख्तलिफ समतों से लोग नमूदार होने लगे। उनमें मर्द भी थे, औरतें भी और बच्चे भी। उनकी सूरतों में चीनियों जैसी कुछ शुबहात थी। उनमें औरतें ज्यादा हसीन थी। उनके लिबास भी ऐसे थे कि नजरें खुद ब खुद उनकी तरफ उठ जाती थी। उन सब ने बारी बारी आगे बढ़कर पहले सोबान को और फिर हमें गालों पर बोसे दिए थे। ये मेहमानों की इस्तकबाल का एक अंदाज था जो दुनिया की बेशतर कौमों में राइज है। तकरीबन 2 घंटों बाद फर्श पर बिछे हुए दस्तरख्वान पर खाना लगा दिया गया। सबने इकट्ठी खाना खाया। मुलाजमों ने दस्तरख्वान समेट दिए। कहवे का दौर चला, फिर सोबान उठकर चला गया। दिन भर के सफर से हम भी थके हुए थे। मेजबान लामसूम ने हमारी कैफियत को महसूस कर लिया। उसने एक अधेड़ उम्र खादमा को इशारा किया, जिसने हमें एक वसी अरीज कमरे में पहुंचा दिया। यहाँ भी फर्श पर या की खालें बिछी हुई थी और चंद कंबल भी रखे हुए थे। हम सब ने अपने लिए जगहों का इंतखाब किया और कंबल ओढ़कर लेट गए। हम पर थकन जरूर सवार थी, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। हम कमलों में दुबके लामसूम के बारे में बातें करते रहे कि 2 औरतें अंदर दाखिल हुई। उनके होठों पर बड़ी पुरकशिश मुस्कुराहट थी। हमें खिलाकर उठकर बैठ जाना पड़ा। वो दोनों लामसूम की बीवियां थी। एक दरमियाने कद की इकेरे बदन की मालिक, जबकि दूसरी खासी दराज कामत और सेहतमंद किस्म की औरत थी। इकेरे बदन वाली औरत का नाम शिमाता और दराज कामत वाली का नाम कोरी था। उनसे बातों के दौरान में पता चला कि लामसूम की 3 बीवियां और हैं जो इसी कस्बे में किसी दूसरे मकान में रहती हैं। गुफ्तगू के दौरान में ये सनसनीखेज इंकशाफ भी हुआ कि कोरी मस्तांग की रहने वाली है और उसके 2 शोहर और भी हैं और वो दोनों मस्तांग में हैं। कोरी बारी बारी एक महीना उन तीनों के पास रहती है। इस इंकशाफ पर शोभा और बारथा हमारी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। कोरी ने इस सिलसिले में कई सनसनीखेज इंकशाफात किए। मस्तांग की अक्सर औरतें 3-3, 4-4 शोहर रखती हैं। शोहर आपस में कभी नहीं लड़ते, ताहम औरत पर सबसे ज्यादा हक उस मर्द का समझा जाता है जिससे औरत की पहली शादी हुई हो। कोरी ने यह भी बताया कि वो 3 दिन बाद मस्तांग जाने वाली है। मार्था ने फौरन उसके साथ जाने का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। वो तो पहले भी मस्तांग ही की तरफ जाने का इरादा रखती थी और अब तो उसे एक ऐसी औरत मिल गई थी जो उसे मस्तांग कबीले के रस्म और रवाज के बारे में बहुत कुछ बता सकती थी। हिमाता और कोरी रात देर तक हमारे पास बैठी बातें करती रही। उनके जाने के बाद मैं कंबल में दुबक गया और आंखें बंद कर ली। हम उस कबीले में 2 दिन रहे। इसी दौरान में कस्बे की सैर से भी लुत्फानंदोज होते रहे और मालूमात भी हासिल करते रहे। कस्बे के मरकजी चौराहे पर एक बहुत बड़ा स्तूपा था। उसके करीबी बसों का अड्डा भी था। सबसे ज्यादा रौनक उसी चौराहे पर थी। यहाँ दिन में 2 बसें मस्तांग हाईवे की तरफ से आती थी और 2 ही उस तरफ जाती थी। इन बसों की आमदोरफ्त के औकात भी मुख्तलिफ थे। तीसरे रोज सुबह सवेरे हम उस कस्बे से रुखसत हुए तो कोरी भी हमारे साथ उस बस में सवार हो गई। तकरीबन 20 मील के फासले पर वो गांव था जहाँ से एक सड़क मस्तांग की तरफ और दूसरी तत्ता पानी की तरफ चली गई थी। यहाँ गर्म पानी के चश्मे थे, इसलिए इस बस्ती का नाम भी तत्ता पानी था। हम इस वक्त सतह समंदर से तकरीबन 26,000 फुट की बुलंदी पर थे। हमारे चारों तरफ बर्फपोश चोटियां थी। सर्दी की लहरें हड्डियों के गोदों तक में उतरती जा रही थी। कागबीनी नामी एक बस से हमने मार्था और कोरी को मस्तांग की तरफ जाने वाली बस पर सवार करा दिया। उसके 1 घंटे बाद हम दूसरी बस में सवार तत्ता पानी की तरफ सफर कर रहे थे। मुख्तलिफ बस्तियों में रुकते और खटारा किस्म की बसों में सफर करते हुए हम 3 दिन बाद बुखारा पहुंच गए। हम सदियों पुरानी तहजीब से निकलकर तरक्की याफ्ता दौर में आ गए थे, जहाँ जगमगाती रोशनियां थी। जिंदगी के हंगामे थे। जिंदगी के हंगामे तो वहां भी थे, लेकिन कितना फर्क था दोनों में। जहालत के अंधेरों में लिपटे हुए लोग इखलाकी कदरों के पासदार थे और जदीद तहजीब की जगमगाती रोशनियों में सांस लेने वाले ये लोग इखलाकी इक़्तिदार को पामाल करने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाते थे। हम 2 दिन तक इस कमरे तक महदूद रहकर अपनी थकन उतारते रहे। उससे अगले रोज सुबह सवेरे हम खटमंडू के लिए रवाना हो गए, लेकिन खटमंडू जाने का मेरा कोई इरादा ना था।
दोपहर के करीब जब बस थानकोट के अड्डे पर रुकी तो मैं धनु और शोभा को इशारा करता हुआ बस से उतर गया। बस स्टॉप से इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा के बंगले तक का फासला हमने पैदल ही तय किया। ब्रिंद्रा के मुलाजिम ने हमें पहचान लिया और दरवाजे हमारे लिए खोल दिए और हमारे खाने पीने का बंदोबस्त करने लगा। खाने के बाद मैंने काठमांडू में पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर मिलाया, लेकिन इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा ऑफिस में मौजूद नहीं था। मैंने पैगाम देकर फोन बंद कर दिया। कई रोज बाद मुर्गन किस्म का खाना खाया था। मुझ पर गुनूदगी सी तारी होने लगी। मैं उठकर उसी कमरे में आ गया जहाँ पहले सोया करता था। इन दिनों अगरचे इस बंगले में किसी की रिहाइश नहीं थी, लेकिन तीनों बेडरूम में बिस्तर बिछे हुए थे और हर चीज साफ सुथरी थी। गोया मुलाजिम खड़ आराम नहीं था। बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गया। शाम 7 बजे के करीब मैं खुद से नहीं जागा, बल्कि शोभा ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। क्या मुसीबत है भाई, सोने तो दो। मैंने करवट बदल दी। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा 1 घंटे से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, शोभा ने जवाब दिया। ब्रिंद्रा का नाम सुनते ही मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। दिमाग पर अभी नींद का खुमार तारी था। मैंने सर को 1-2 मरतबा होले से झटका और उठकर बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी के गुस्ल से मेरे आवाज ठिकाने आ गए। नहाते हुए मैंने एक और बात नोट की तो चौंक गया। नीलगिरी की माला मेरे गले में नहीं थी। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। नीलगिरी की माला उस वक्त से मेरे गले में नहीं थी जब से हम गौतम भूष और उसकी कुव्वतों को तबाह करके नीलगिरी की बर्फपोश चोटियों से वापस लौटे थे। कई रोज से मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे याद आ रहा था कि गौतम भूष की कुव्वतों से मुकाबले के आखिरी मरहले में मैंने वो माला गौतम भूष पर दे मारी थी और उसके बाद मुझे उस माला का होश ही नहीं रहा था। और कई रोज बाद अब एहसास हुआ था कि वो माला मुझसे जुदा हो चुकी थी। मैंने माला का ख्याल ज़हन से निकाल कर कपड़े पहने और बाहर आ गया। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा और शोभा वगैरह लान में बैठे हुए थे। मैं भी वहीं आ गया। ब्रिंद्रा बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मिला। मैंने शोभा की तरफ देखा, वो मुस्कुरा दी। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो ब्रिंद्रा को तिलकू कबीले के बारे में बहुत कुछ बता चुकी थी। धनु भी खामोश बैठी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने हमारे सामने चाय सर्व कर दी। मेरे ख्याल तक वो मेरे जागने का इंतजार कर रहा था। चाय पीने के दौरान में बातें होती रहीं। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा बता रहा था कि नागपाल भी एक झड़प में मारा गया था। उसके कई साथी पुलिस के हाथों जहन्नुम रसीद हो चुके थे। उसका गुरु का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया था और जो चीनी जनरल खोराट के एजेंट नेपाल में कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया था। मुनशियात फरोशों की चंद छोटी छोटी पार्टियां रह गई थी, उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा था। इन पार्टियों में ज्यादातर इंडिया से आए हुए हिंदू थे जो नेपाल को मुनशियात की नई मंडी समझकर कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी नागपाल जैसे लोगों की आशीर्वाद हासिल थी, लेकिन नागपाल की मौत के बाद ये लोग भी यतीम हो गए थे। या तो ये मुल्क छोड़कर वापस इंडिया जा रहे थे या पुलिस के हाथों अपने अंजाम को पहुंच गए थे। ये सब कुछ जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैं शोभा को देशमुख के चुंगल से छुड़ाने के लिए उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आया था और यहाँ आकर मैं मौत के उन सौदागरों से उलझ गया था। मैं अपने आप को हीरो तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे तवस से एक ऐसे गिरोह का खात्मा हो गया था जो इस मुल्क के पुरसुकून, अमन पसंद और सीधे साधे लोगों को जहन्नुम में धकेलने की तैयारी कर रहा था। इंस्पेक्टर आजम खान के बारे में बात हुई तो ब्रिंद्रा ने बताया कि वो 1 हफ्ता पहले इंडिया वापस जा चुका है। अब हमारी वापसी का बंदोबस्त भी करो। मैंने असल मौजू पर आते हुए कहा, मैं अब हिंदुस्तान वापस जाना चाहता हूँ। चंद रोज वहां रहकर पाकिस्तान चला जाऊंगा। हिंदुस्तान या पाकिस्तान, क्यों? इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, यहीं रह जाओ। यहाँ तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीयत मिल जाएगी और तुम्हें वो सारी मराद मिलेंगी जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिंदगी भर ऐश करोगे यहाँ रहकर। नहीं मेरे दोस्त, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सैलानी आदमी हूँ, किसी एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। और फिर पाकिस्तान मेरा वतन है, इसमें शुबा नहीं कि मैंने परवरिश कहीं और पाई। जिंदगी कहीं और गुजरी, लेकिन मेरा खमीर तो पाकिस्तान की मिट्टी ही से उठा था और अब वो मिट्टी मुझे पुकार रही है। अब मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, ख्वाह चंद रोज के लिए ही सही। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरे माँ बाप को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था और उन्हें दियारे गैर में भी नहीं जीने दिया गया। मैं उन लोगों से हिसाब बराबर करना चाहता हूँ जिन्होंने पहले मेरे माँ बाप को अपने पुरखों की सरजमीन छोड़ने पर मजबूर किया था, फिर दियारे गैर में बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। मैं कई बार पाकिस्तान जाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन हर मर्तबा कोई ना कोई मजबूरी आड़े आती रही है। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि किसी मजबूरी को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दूंगा। ठीक है, ब्रिंद्रा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। या तुमने हमारी बहुत मदद की, अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी तुम्हारे साथ पाकिस्तान चलूं। नहीं मेरे दोस्त, मैंने कहा, ये मेरा बोझ है, मैं अकेला ही उठाऊंगा। तुमने जिस चाहत और मोहब्बत का इजहार किया है, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्र गुजार रहूंगा।